आज हम एक ऐसे कानून की बात करेंगे, एक ऐसा एक्ट जिसने एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी को शासक बना दिया और हिंदुस्तान की तकदीर ही पलट दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1833 के चार्टर एक्ट की। ये सिर्फ कागज पर लिखा कोई कानून नहीं था। ये वो पल था, वो मोड़ था जब भारत को ऑफिशियली मतलब कानूनी तौर पर एक ब्रिटिश कॉलोनी घोषित कर दिया गया। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन में उस वक्त क्या चल रहा था। फिर ये कंपनी जो व्यापार करने आई थी वो शासक कैसे बन गई। इसके बाद देखेंगे कि भारत में पावर को एक जगह कैसे इकट्ठा किया गया। और आखिर में इस एक्ट का हम पर मतलब भारत पर क्या असर पड़ा जो आज तक महसूस होता है। अच्छा, इस एक्ट को समझने के लिए ना हमें पहले भारत से हजारों मील दूर ग्रेट ब्रिटेन चलना होगा, क्योंकि इसकी असली कहानी वहीं से शुरू होती है। तो देखते हैं कि उस दौर में वहां चल क्या रहा था। देखिए, कोई भी बड़ा कानून ना रातों रात नहीं बनता। ये एक्ट भी कोई अचानक से नहीं आ गया था। उस समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति जोरों पर थी। नए नए सुधार हो रहे थे। एक तरह से कहें तो पूरे ब्रिटेन में बदलाव की हवा बह रही थी। तो सवाल यह है कि ब्रिटेन में हो क्या रहा था। असल में वहां लेसे फेयर का आइडिया जोर पकड़ रहा था, जिसका मतलब है फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार। लोग कह रहे थे कि किसी एक कंपनी की मोनोपोली क्यों हो, और तो और जो नई विग पार्टी पावर में आई थी वो भी इन्हीं सुधारों के पक्ष में थी। अब ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी पूरे भारत के व्यापार पर मोनोपोली थी, उस पर सवाल उठना तो लाजमी था। तो ब्रिटेन में चल रही इस बदलाव की आंधी का असर अब सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी पर पड़ना था। और इस एक्ट ने तो कंपनी का रोल, कह सकते हैं कि उसका जॉब डिस्क्रिप्शन ही पूरी तरह से बदल डाला। ये इस एक्ट का सबसे सबसे बड़ा बदलाव था। जरा सोचिए, 1833 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसका मकसद था पैसा कमाना। लेकिन इस एक्ट के बाद वो महज एक ट्रस्टी बनकर रह गई। मतलब अब वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से सिर्फ भारत पर राज करेगी। उसका व्यापार खत्म। तो असल में हुआ क्या? कंपनी की जो चीन और चाय के व्यापार पर मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई। अब कंपनी का काम व्यापार करना नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार के लिए भारत का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना था। और एक और बड़ी बात हुई, अब कोई भी यूरोपियन भारत आकर बस सकता था, जमीन खरीद सकता था। सारी पाबंदियां हटा दी गईं। सीधे शब्दों में कहें तो इसी एक्ट ने भारत को ऑफिशियली एक ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया। ठीक है, तो अब कंपनी एक सरकार की तरह काम करने वाली थी। लेकिन सवाल यह था कि ये नया एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका जवाब एक शब्द में था, सेंट्रलाइजेशन, यानी सारी पावर एक जगह। मकसद बिल्कुल साफ था, पूरे ब्रिटिश इंडिया पर एक सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी का कंट्रोल हो। जो बॉम्बे और मद्रास जैसी पावरफुल प्रेसिडेंसीज थीं, उनकी शक्तियों को कम करके सारी ताकत सेंटर में लानी थी। तो एक नया पावर स्ट्रक्चर बनाया गया। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सारी सिविल और मिलिट्री पावर इनके हाथ में। फिर इनकी एक काउंसिल जो पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून बनाएगी। और इसका नतीजा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की कानून बनाने की ताकत छीन ली गई। वो अब अपने लिए कानून नहीं बना सकते थे। और इस नई और सबसे ताकतवर पोस्ट पर बैठने वाला पहला शख्स कौन था? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो इस तरह भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अब देखिए, पूरे देश पर एक जैसा राज करने के लिए कानून भी तो एक जैसे होने चाहिए ना। इसी सोच के साथ एक लॉ कमीशन बनाया गया। इसके हेड थे लॉर्ड मकैले, और इसी कमीशन के काम ने आगे चलकर इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की नींव रखी। इस एक्ट में एक और बड़ी अच्छी बात कही गई थी, ये कि सिविल सर्विस की नौकरियां अब मेरिट के आधार पर मिलेंगी, ना कि किसी की जाति या धर्म देखकर। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ एक कोशिश थी, एक सिद्धांत था। असलियत में इसे ठीक से लागू होने में कई दशक लग गए। तो आखिर में सवाल आता है कि इस एक्ट ने हमें दिया क्या, इसकी विरासत कैसी रही। सच कहूं तो ये एक दो-धारी तलवार की तरह था। कुछ अच्छी बातें भी थीं तो कुछ बहुत ही गंभीर नुकसान भी हुए। एक तरफ देखें तो इस एक्ट ने पूरे ब्रिटिश इंडिया को एक साथ लाने का रास्ता खोला, एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, कानूनों को एक जैसा बनाने का काम शुरू किया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी था। सारी पावर एक जगह इकट्ठा होने से सेंट्रल काउंसिल पर बोझ बहुत बढ़ गया और स्थानीय जरूरतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। और गवर्नर जनरल वो तो एक तरह से एक तानाशाही बन गया, जिसके पास बेहिसाब पावर थी।
हाँ, इस एक्ट का एक पॉजिटिव नतीजा जरूर था। इसी कानून में दिए गए एक निर्देश की वजह से साल 1843 तक भारत में स्लेवरी यानी दास प्रथा को कानूनी तौर पर खत्म कर दिया गया। तो कुल मिला के इस एक्ट का सार क्या था? सार ये था कि अब भारत पर ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल पक्का हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी वो अब सिर्फ एक मोहरा थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल जिसके जरिए ये कंट्रोल चलाया जा रहा था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1833 का ये चार्टर एक्ट ही ईस्ट इंडिया कंपनी के ताबूत में पहली कील थी? भले ही इस एक्ट ने कंपनी को कुछ और सालों की जिंदगी दी, लेकिन इसने कंपनी की आत्मा यानी इसका व्यापार तो छीन ही लिया था और यहीं से कंपनी के खत्म होने की कहानी शुरू हो गई थी।